नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको लेकर के आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सारे एमसीक्यू जो हम टेस्ट में लेने वाले हैं। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम वही प्रश्न को उठा करके लाए हैं यहाँ जो आपको NAIR के द्वारा एग्ज़ाम में आता है। उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न लिए हैं। तो हम वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ और प्रश्न स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट होने वाला है। ये देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 3 फरवरी को टेस्ट होगा, मंगलवार को। इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि ये वीडियो देखिए और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लाइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1-2 प्रश्न इसमें से हम लोग देख लेंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है दोस्तों ये पॉइसन रेशियो। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछता है। इसका डिफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। तो एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो एग्ज़ाम में आता है वो थोड़ा सा एक बार रिपीटेशन के लिए, ताकि जब हम प्रश्न बनाएं आगे तो थोड़ा समझ में आए हमको। टाइप ऑफ बीम देखिए कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ जो बीम है वो हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम, फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम। इतने प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? टाइप ऑफ बीम होते हैं। अब लोड कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है टाइप ऑफ लोड। ये है हमारा टाइप ऑफ लोड। ये हमारा टाइप ऑफ लोड जिसमें दिया हुआ है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। जो कंटिन्यूअस वैरी करता हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। तो ये 3 प्रकार के हमारा हो गया लोड। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हूबहू एग्जाम में पूछता है दोस्तों। इसलिए मैं लेकर के आया हूँ आपके पास, क्योंकि हम प्रश्न में यहाँ से प्रश्न उठाए हैं तो आपको वहाँ बनाना आसान हो। देखिए, ये हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो किस प्रकार का लोड रहेगा तो कैसा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा और कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ये देखने के लिए देखिए ये हमारा है जो ये क्वेश्चन फिगर जो है वो है कैंटिलीवर बीम विथ है पॉइंट लोड एट फ्री एंड। देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ देखिए लास्ट में लोड दिया हुआ है और एक ही तरफ सपोर्ट है। देखिए, एक तरफ सपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ लास्ट में लोड है। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। बस खाली इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। वो एग्जाम में ऐसा पूछेगा दोस्तों। दूसरा फिगर है आप हमारा देखिए कि कैंटिलीवर बीम विथ ग्रेजुअली वायरिंग लोड। देखिए, ये हमारा बीम है और इसमें देखिए लोड क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है कंटिन्यू। यहाँ से देखिए बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे लोड। तो ये हो गया वायरिंग, ग्रेजुअली वायरिंग लोड। और इसका शेयर फोर्स डायग्राम का फिगर ये ऐसा बनता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का फिगर ऐसा बनता है। तो ये हो गया 2 फिगर। तीसरा देखिए यहाँ है हमारा कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी सेम होगा चारों तरफ लोड। ऐसा देखिए, ये हमारा एक तरफ से सपोर्टेड है और ये लोड देखिए पूरा कंटिन्यू सेम है लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक सेम लोड दिया गया है और ये फ्री एंड है लास्ट में। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। फिर आ जाइए, लास्ट जो फिगर है वो ये है हमारा फिगर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एट द मिड पॉइंट। ये देखिए, सिंपली सपोर्टेड का मतलब दोनों साइड सपोर्ट दिया हुआ है, इधर भी सपोर्ट है इधर भी सपोर्टेड है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। और बीच में पॉइंट लोड दे रहा है, यानी ऐसा देखिए बीच में ये पॉइंट लोड है और इधर भी सपोर्ट है इधर भी सपोर्ट है। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो देखिए हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है, यानी 2 रेक्टेंगल एक साथ टच करता है, ऐसा आप समझ लीजिए। एक बनेगा ऐसा और दूसरा इसी के ऊपर एक और बनेगा ऐसा। ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो ट्रायंगल बनता है, इसका ऐसा बनता है ट्रायंगल। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है। और थोड़ा सा देखिए आगे, फिर फिगर है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन एसेंट्रिक पॉइंट लोड। इसमें देखिए लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन
इसेंट्रिक पॉइंट लोड, इसेंट्रिक मतलब हो गया सेंटर से थोड़ा सा हटके, यानी यहाँ पर रहता मिड से पॉइंट में, और मिड पॉइंट से हट के है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो ये हो गया एसेंट्रिक पॉइंट लोड। एसेंट्रिक पॉइंट लोड में सेम उसी तरह बनता है दोस्तों, इसका तो बनाना भी बहुत आसान है। जहाँ पे लोड है वहीं से फिगर लेके आ जाइए, हम फिगर बना के दिखाते हैं। मान लिया कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिगर यहाँ पर लोड दिया हुआ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक सीधा लेकर के आइए ऐसे, और ये बना दीजिए, लोड के सामने तक लाइए इसको, और दूसरा वाला फिर जहाँ से लोड स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक ऐसे लेके आ जाइए। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो भी ऐसे बनेगा, यहाँ से उठाइए और जहाँ तक लोड है वहाँ तक लाइए सामने, फिर उसको नीचे कर दीजिए। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब नेक्स्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन EUDL है, यानी इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। देखिए इसमें इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये देखिए इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ लोड का। इसमें हमारा डायग्राम जो है शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा। हूबहू डायग्राम पूछता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, तो ये 3-4 डायग्राम है आपको जो हमें याद कर लेना चाहिए। अब अगले प्रश्न में आते हैं, इसमें जो एग्जाम में पूछेगा। अब सीधा आते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है स्ट्रेस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस का जो फोर्स फार्मूला होता है वो होता है P/A, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का आप बताइए ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो इसका ऐसा यूनिट हो गया, किसका, स्ट्रेस का। और यही ऐसा यूनिट पास्कल इसी को ही बोलते हैं, यानी 1 पास्कल का वैल्यू भी इसी को बोलते हैं वो दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी हम लोग कहते हैं। यानी स्ट्रेस का यूनिट 1 पास्कल भी हो सकता है और न्यूटन प्रति मीटर भी स्क्वायर हो सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, हमारा 70% एग्ज़ाम में एक बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो इसका 1 पास्कल भी होगा हमारा, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल कहते हैं। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस किस एरिया पर आधारित होता है। तो आंसर हो जाएगा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए फॉर्मूला है गया, स्ट्रेस का सूत्र क्या होता है। तो स्ट्रेस का सूत्र होता है फोर्स बाई एरिया। देखिए लिखा हुआ है यहाँ फोर्स बाई एरिया, इसका हम लोग यूनिट भी निकाल लेते हैं। फोर्स बाई एरिया यानी F बाई एरिया भी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो F का आप लोग जानते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी हमारा यूनिट हो गया इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग 1 पास्कल भी बोलते हैं, यानी 1 पास्कल भी इसको कह सकते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए इसमें कौन सा है, आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, स्ट्रेस की SI यूनिट क्या होगी। देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, पास्कल SI यूनिट होगी। यदि ऑप्शन में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी रहता तो वो भी होता, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं, ऐसे समझ लीजिए इसको कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको किलो में बदलते हैं, तो 1 किलो बराबर होगा, यानी 1 के लिखिए, 1 के पास्कल बराबर हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी एग्जाम में आता है। और जो आज हमसे पूछा है वो पूछा है 1 MPa यानी मेगा पास्कल, इसका होता है 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अब इसमें जितना आपको यूनिट जोड़ना है जोड़ते जाइए, मेगा पास्कल जोड़िए, किलो पास्कल जोड़िए, गीगाबाइट जोड़िए, टेरा जोड़िए, पेटा जोड़िए, हेक्सा जोड़िए, 100 जोड़िए, जो जोड़ना है जोड़ते जाइए, उसका पावर इसमें ऐड होते जाएगा। बस यही इसका फॉर्मूला है मेन। तो आंसर हो जाएगा, मेगा बोला था तो मेगा हम लोग बोलते हैं 10⁶ को, तो आंसर हो जाएगा हमारा B। अगला प्रश्न है हमारा, यदि
रो लेस देन 0 हो तो स्ट्रेस कैसा होगा? दोस्तों स्ट्रेस हो जाएगा हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अगला प्रश्न है कंप्रेसिव स्ट्रेस में मटेरियल के फाइबर्स क्या करते हैं? तो आंसर हो जाएगा शॉर्टेन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शेयर स्ट्रेस किस दिशा में कार्य करता है? शेयर स्ट्रेस कार्य करता है पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंटरेस्ट की दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न है स्ट्रेन क्या है? व्हाट इज स्ट्रेन? तो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रेन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बटा कैपिटल एल, इसका फॉर्मूला होता है। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका लेंथ बटा उसका टोटल लेंथ, तो जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। अब देखिए इसका यूनिट हम निकालना चाहते हैं, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, नीचे भी हो जाएगा मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, तो यूनिट क्या हो गया? इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और यही एग्जाम में पूछता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कि स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लिखेंगे नो यूनिट। हो सकता है हमारा अगला प्रश्न हो। देखिए 10 नंबर प्रश्न वही है, क्या कह रहा है? स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? आंसर हो जाएगा डायमेंशन लेस, यानी नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और ये प्रश्न बहुत ही VVI है दोस्तों, PYQ प्रश्न भी इसको कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, AN 70% में और AN 30% में, दोनों में आया हुआ है। ये 30 में भी आया हुआ प्रश्न है, ये दोनों का प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप इसको तो स्टार लगा के रखे, लिख के रखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है डेल्टा एल बाई एल नॉट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल नॉट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस किसके समानुपाती होता है? हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस जो समानुपाती होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है यंग्स मॉडुलस ई क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ये दर्शाता है रेसिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या सूत्र क्या है? इसका सूत्र है दोस्तों डेल्टा V बाई V नॉट। अगला प्रश्न है इलास्टिक लिमिट क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेन इज फुल्ली रिकवरेबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा इलास्टिक लिमिट का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यूनी एक्सियल स्ट्रेस की स्थिति में कितने प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉन जीरो होते हैं? तो दोस्तों यूनिसेक्सियल की बात कर रहा है, यूनी एक्सियल स्ट्रेस का मतलब होता है एक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगला प्रश्न है बाई एक्सियल स्ट्रेस की स्थिति में कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होता है? तो ये होता है रो 3 जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? स्ट्रेस जीरो होता है। नेक्स्ट प्रश्न ट्राई एक्सियल स्ट्रेस की स्थिति में प्रिंसिपल स्ट्रेस की सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ये बढ़ता क्रम हमारा ये है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। डायरी में कहीं आप लिख लीजिए इसको, रो 1 रो 2 रो 3, ये हमारा है बढ़ता क्रम। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों VVI है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है आइसोट्रोपिक स्ट्रेस की स्थिति में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑल 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल होते हैं आइसोटोरिक स्ट्रेस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। फिर है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज इन शेप, उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये डिफिनेशन नहीं है एक प्रकार का, एक लाइन का डिफिनेशन दोस्तों, यानी आप इसको 1 लाइनर की तरह सिर्फ लिख लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम में एज इट इज आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यूनी एक्सियल स्ट्रेस में इंक्लाइंड प्लेन पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस कोण पर होता है? तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर होता है उसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यूनी एक्सियल स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान क्या होता है? इसका वैल्यू हो जाएगा P/2A, इसका फॉर्मूला ही होता है P/2A, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
डक्टाइल मटेरियल में टेंसाइल फेल्यूर सामान्यतः किस प्लेन पर प्रारंभ होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा शेयर प्लेन एट 45 डिग्री टू द लोड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ एरिया किसे कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट वेयर होल एरिया ऑफ द फिगर इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी आंसर हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होता है? तो आंसर हो जाएगा ये बेंडिंग के लिए उपयोगी होता है एरिया ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका माप है? तो आंसर हो जाएगा ये रोटेशन का माप है, यानी आंसर नंबर बी। फिर है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सूत्र क्या है? दोस्तों इसका एग्जाम में आया नहीं है, मैं आपको सूत्र सिर्फ दे दिया हूँ। MI/RI² इसका मेन फार्मूला होता है, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्रव्यमान रोटेशन एक्सिस से दूर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये इंक्रीज होगा, द्रव्यमान जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बढ़ेगा। शेयर फोर्स किसके बराबर होता है? तो शेयर फोर्स जो होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस के इक्वल होता है। बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट द सेक्शन। पूरा सेक्शन का अलजेब्रिक सम जब जोड़ेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। फिर क्या है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ है डिटरमाइन मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इजीली। डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि हमको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल जाए और बेंडिंग मोमेंट इजीली मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉजिटिव शेयर फोर्स का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड्स फोर्स ऑन द राइट साइड ऑफ सेक्शन और अपवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव शेयर फोर्स, क्योंकि जब आप बनाएंगे बेंडिंग डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम तो उसमें जो राइट साइड होता है सेक्शन वो हमको डाउनवर्ड सेक्शन लेते हैं और आप लेफ्ट साइड जो होता है वो अपवर्ड सेक्शन लेते हैं हम लोग उसमें। करसाइनिंग बेंडिंग मोमेंट को कैसे पहचाना जाता है? तो इसको पहचानते हैं हम लोग कैविटी अपवर्ड से। ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, VVI इसको मान सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, कैंटिलीवर बीम में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या होता है? तो दोनों में उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। फिर कह रहा है शेयर फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बीच का संबंध क्या होगा? तो इसका जो वैल्यू आता है दोस्तों माइनस में आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा dV/dx = -W, यानी वेट। अगला प्रश्न सेम उसी तरह का एक और है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के बीच का सही संबंध क्या होगा? तो वहाँ पर सही संबंध यहाँ होगा dm/dx = V, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ मोमेंट करेंगे d/x करेंगे dx से, तो आंसर आएगा इसका क्या, V आएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक कैंटिलीवर बीम पर पूरी लंबाई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यानी UDL है लगाया गया है, तो फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? दोस्तों कैंटिलीवर बीम है और UDL है यानी लगाया गया है, तो फिक्स्ड एंड पर पूछ रहा है, तो हो जाएगा WL²/2। तो आंसर हमारा कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला प्रश्न है, एक कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर केवल मोमेंट M लगाया गया है, शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा?
तो दोस्तों कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पर केवल एक ही एम लगाया है, एक मोमेंट लगाया गया है, और शेयर फोर्स डायग्राम हमारा पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जीरो शेयर फोर्स थ्रू आउट द लेंथ। थ्रू आउट लेंथ में कोई भी फोर्स क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल होने पर शेयर फोर्स डायग्राम का शेप कैसा होगा? तो शेप हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है वो भी क्या है, यूडीएल है, यूडीएल में स्ट्रेट लाइन डेवलप होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिगर में हम दिखाए थे दोस्तों ये सब आपको। सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पैन पर पॉइंट लोड P लगाया गया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा? देखिए दोस्तों बताया था आपको, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लिया कि ये हमारा सिंपली सपोर्टेड है, या सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पर, कर मिड पॉइंट में लगाया गया है, क्या मिड पॉइंट में कोई फोर्स लगाया गया है, और कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, सेंटर पर होता है उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बताए थे कि यहाँ से उठाइए और जहाँ पे फोर्स लगा हुआ है वहाँ तक ले जाइए मैक्सिमम, फिर नीचे लेके चले जाइए, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? शेयर फोर्स डायग्राम होगा, यहाँ से उठाइए, ऐसा बनाइए यहाँ तक, और दूसरा स्टार्ट कीजिए यहीं से, ऐसा, बस। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? एट मिड पॉइंट पर होगा कि मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुरू में जो हम फिगर बताए थे दोस्तों, उसको यदि आप समझ लीजिएगा तो ये सारा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड में फिक्स एंड तथा ग्रेजुअली वेरिंग लोड यानी जीरो एट फ्री एंड, डब्ल्यू एट फिक्स एंड, शेयर फोर्स वेरिएशन कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा ये पाराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? पाराबोलिक। अगला प्रश्न है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर पूरी लंबाई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? तो आंसर हो जाएगा ये मिड स्पैन में होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल होने पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या होगा? तो शेप यहाँ हो जाएगा हमारा पाराबोलिक कर्व बनेगा, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है वो भी यूडीएल है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पैन पर पॉइंट लोड P होने पर सपोर्ट रिएक्शन क्या होंगे? तो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा RA और RB दोनों इक्वल होंगे और वैल्यू उसका होगा P/2। अगला प्रश्न है, कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड से फिक्स एंड तक ग्रेजुअली वेरिंग लोड यानी यूवीएल होने पर मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होगा? तो ये एंड पर होता है मैक्सिमम शेयर फोर्स दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है? आंसर हो जाएगा एट फिक्स एंड, आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न है, कैंटिलीवर बीम में सैगिंग और होगिंग में कौन सा बेंडिंग मोमेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होता है सिर्फ हॉगिंग ओनली। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है हमारा, जो एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम में ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी है बनाना। देखिए क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम की लंबाई 4 मीटर है और पूरी लंबाई पर 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। पहले फिगर बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी पूरी जगह पर एक जैसा लोड है ना। और ये लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 4 मीटर टोटल लंबाई है। ये जो लोड लगा हुआ है ये है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है। अब पूछ रहा है हमारा वैल्यू किसका पूछ रहा है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/2। W का मतलब हो गया वेट कितना लग रहा है। तो ये देखिए पहले क्लियर लिख देता हूँ, W का वैल्यू यहाँ पर होगा दोस्तों 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ये हमारा वेट लग रहा है। L का मतलब हो गया टोटल लेंथ, L का मतलब हो गया टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। अब से वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए W का वैल्यू 2, L का मतलब 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा
16 किलो न्यूटन। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। बहुत सिंपल है, ऐसा बना सकते हैं आप, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। इस वीडियो में हम एक दो प्रश्न और लिए हैं ताकि आपको एग्जाम बेस प्रश्न आए तो बन जाए। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा, कह रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम की स्पैन 6 मीटर है और मिड स्पैन पर 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगाया गया है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा पूछ रहा है, यानी एम पूछ रहा है। पहले फिगर बनाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब ऐसा फिक्स किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है, और ये टोटल है कितने का? 6 मीटर का स्पैन है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 6 मीटर है, ऐसा समझ लीजिए। अब कह रहा मिड स्पैन है, यानी सेंटर में, यहाँ पर एकदम बीच में, इसेंट्रिक नहीं है सेंट्रिक है, यानी सेंटर में लगाया हुआ है कितना का? 12 किलो न्यूटन का क्या है? लोड दिया हुआ है दोस्तों। अब पूछ रहा है क्या? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है PL/4, ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। अब PL क्या है यहाँ पे? PL देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपका PL बोलते हैं पॉइंट लोड को बोलते हैं PL, पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड आप देख रहे हैं कितना है? P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, और L है टोटल, L का मतलब हो गया टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। अब फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए। फार्मूला याद रहेगा दोस्तों तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिगर कॉन्सेप्ट में रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है ये PL/4, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए। PL क्या है, L क्या है, थोड़ा जानकारी रखेंगे तो बन जाएगा आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं न्यूमेरिकल ही। अगला प्रश्न है हमारा कैंटिलीवर से। कह रहा एक कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगाया गया है, तो बीम की लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है। फिक्स एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? अब ऊपर वाले जो हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे वो सिंपली सपोर्टेड बीम का था, और उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा था। अभी जो प्रश्न है वो कैंटिलीवर बीम का है, और उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको अलग अलग याद करना होगा। पहले तो बता दें कि कैंटिलीवर का जो मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, वो mx बराबर होगा P/L, किसमें? कैंटिलीवर में। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे क्या? PL/4। तो इसको एक पहले फिगर से समझते हैं। दोनों का फॉर्मूला तो बता दिया आपको, फिगर बनाते हैं। देखिए कैंटिलीवर बीम है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई दिया हुआ है कि 3 मीटर की है, और कह रहा है पॉइंट लोड लगाया जाता है, और वो भी कहाँ पे? लास्ट में। देखिए फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगाया जाता है। फ्री एंड कहाँ है? लास्ट में, ये फ्री एंड, और यहीं लोड लगाया जाता है। यहाँ पे कितना लोड लगाया जाता है? 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया जाता है। अभी दो डाटा हमको मिल गया दोस्तों, एक तो पूरी इसकी लंबाई ये दिया हुआ है, ये हमारा लोड मिल गया। तो अब देखिए फार्मूला होता है कैंटिलीवर के लिए, फार्मूला भी हम बताए कि इसका फार्मूला हो जाएगा सिर्फ P/L। तो P पॉइंट लोड और L टोटल लेंथ। पॉइंट लोड कितना है? 10, और टोटल लेंथ कितना है? 3, तो आंसर हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। सिंपल आंसर हो जाएगा। और सिंपली सपोर्टेड रहता है यहीं पे, इसी फार्मूला में यदि इसको सिंपली सपोर्टेड कर दें तो सिंपली सपोर्टेड के लिए फार्मूला क्या होता है? PL/4। इस हिसाब से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? PL हो जाएगा 10 × 3/4, ये इसका वैल्यू जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। यानी सिंपली सपोर्टेड रहता तो ये फार्मूला लगाते, और कैंटिलीवर है तो ये फार्मूला लगाएंगे। बस ये दो फार्मूला याद कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम की स्पैन 8 मीटर है और पूरी लंबाई पर 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यूनिफॉर्मली लगाया गया है, पॉइंट लोड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लोड का फॉर्मूला था वो PL/4, यहाँ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा WL²/8, इसका फार्मूला होता है। पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए सिंपली सपोर्टेड है, इसका मतलब ऐसा है, ये हो गया हमारा दोनों तरफ से फिक्स एंड हो गया। और इस पे क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, 8 मीटर का स्पैन है, तो लिख लेते हैं ये है 8 मीटर का स्पैन है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। अब क्या कर रहा है?
पूरी लंबाई पर 4 किलो न्यूटन का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लोड है वो कितना है, 4 किलो न्यूटन है प्रति मीटर के हिसाब से। अब हमारे पास क्या है, देखिए W का वैल्यू दिया हुआ है, यानी वेट का वैल्यू दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, और L का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि टोटल लेंथ ये है। अब इस फार्मूला में सेट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 आएगा, तो हमारा 64 ही हो जाएगा कैलकुलेशन करके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा दिए गए फिगर में एक बीम दिखाई गई है जिसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है। पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है। तो इस बीम का सही प्रकार पहचानिए, फिगर में पहचानिए कि कौन सा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है कि ओवरहैंगिंग बीम है कि कैंटिलीवर बीम है कि कंटिन्यूअस बीम है। तो दोस्तों ये कैंटिलीवर बीम का डिफिनेशन जो लिखा हुआ है वो भी फिगर से भी देख रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक इंड इसका फिक्स है। तो एक इंड फिक्स वाला को क्या हम लोग बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। चलिए अगले फिगर पे आते हैं। इस टाइप के एग्जाम में दोस्तों हूबहू फिगर में पिछली बार आया था 30% में, एक फिगर दे दिया था, बोला था ये कौन सा फिगर है पहचानिए। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसलिए हम 3-4 गो लाए हैं और न्यूमेरिकल 3-4 गो लाए हैं, ताकि आपका दोनों प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम जो टेस्ट लेंगे उसमें टेस्ट से भी पता चल जाएगा, आपको बनाने से क्लियर हो जाएगा आप कितना नंबर इसमें ला पाते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। दिए गए फिगर में बीम के दोनों सिरों पर सपोर्ट है, ठीक है, मिड स्पैन पर पॉइंट लोड लगाया गया है, ठीक है। इस बीम का सही प्रकार क्या है। देखिए पहले फिगर में देखिए, यहाँ भी सपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ भी सपोर्ट दिया हुआ है, एक प्रकार का बीम है। और यहाँ पे देखिए लोड है, फोर्स F लिखा हुआ है, यानी लोड लगाया हुआ है, यहाँ पे लोड है। तो कह रहा है कि ये कौन सा बीम है, सिर्फ आपको पहचानना है कि किस प्रकार का ये बीम है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम, हम लोग अभी देखते भी आ रहे हैं। शुरू में ही फिगर में भी हम आपको बताए थे कि इस प्रकार के यदि बीम हो, इधर भी सपोर्टेड हो, इधर भी सपोर्टेड हो, ये सपोर्टेड है, ये सपोर्टेड है, यहाँ लोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा। सपोर्ट ऐसे भी दे सकते हैं, नीचे गुटका लगा दीजिए, यहाँ गुटका लगा दीजिए, यानी 2 एंड में गुटका हो गया, तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। लोड है क्या यहाँ पे पॉइंट लोड हो गया। लेकिन एक ही तरफ यदि लोड है, देखिए यहाँ फंसा दिए और यहाँ लटका दिए इसको, तो ये हो जाएगा कैंटिलीवर बीम, क्योंकि इधर फ्री है, फ्री लोड है, इधर सिर्फ एक तरफ फंसा हुआ है, मतलब टाइट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। पर यहाँ भी फंसा दिए तो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। अगला प्रश्न है हमारा, फिक्स बीम के एंड पर स्लोप के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आंसर आ जाएगा स्लोप एट एंड इज 0, है ना। एंड में क्या होता है, स्लोप 0 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम यानी एसएसबी की तुलना में फिक्स्ड बीम का कौन सा एडवांटेज है। तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रिड्यूस होता है इसमें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राइमरी या लीनियर स्ट्रेन क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन डायरेक्ट ऑफ फोर्स। शुरू में भी देख लिए थे हम लोग, लेकिन ये लीनियर स्ट्रेन के बारे में पूछा है, वहाँ सिर्फ स्ट्रेन का था फार्मूला। सेकेंडरी या लेटरल स्ट्रेन किस दिशा में होता है। तो ये होता है परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ये जो प्रश्न है ये VVI है 61 नंबर जो आप देख रहे हैं। VVI PYQ पिछले साल एग्जाम में भी पूछा हुआ है, दोनों में पूछा हुआ है। तो ये पॉइजन जो रेशियो है दोस्तों, किसका अनुपात है, एग्जाम में बार बार आता है, इसको एकदम रट लीजिए। VVI प्रश्न है, लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इसका आंसर होता है, आंसर हो जाएगा सी। फिर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम को ही बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोनों के केस में रहेगा वॉल्यूम ही, और इसका SI यूनिट होगा, नो SI यूनिट होगा इसका, नो लिमिट या नो SI यूनिट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई SI यूनिट नहीं होता।
अगला प्रश्न है, बल्क मॉडुलस को सामान्यतः किस सिंबल से दर्शाते हैं? बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा के। बेयरिंग स्ट्रेस को किस नाम से जाना जाता है? बेयरिंग स्ट्रेस को ही क्रशिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंटिलीवर बीम की पहचान क्या है? तो कैंटिलीवर बीम की पहचान है कि वन इन फिक्स रहेगा और अदर फ्री रहेगा। ये हमारा कैंटिलीवर देखिए बना भी देते हैं, इधर फिक्स कर दिए, इधर छोड़ दिए खाली, यहीं पर लोड डाल दिए एक, तो देखिए एक इंड फिक्स है और दूसरा इंड क्या है, फ्री है, इंड फ्री है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। सिंपली सपोर्टेड बीम किस प्रकार की सपोर्टेड होती है? तो ये होता है बोथ इंड सपोर्टेड, यानी बोथ इंड क्या हो जाएगा, सपोर्टेड। कैसा रहता है, फिगर बना देते हैं, ये हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों साइड क्या है, सपोर्ट मिला हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ओवर हैंगिंग बीम क्या कहलाती है? ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है इंड पोर्शन एक्सटेंडेड बियॉन्ड सपोर्ट, बिना सपोर्ट का जो इंड पोर्शन बढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग पोर्शन। फिक्स बीम में सपोर्ट कैसे होते हैं? फिक्स बीम में बोथ इंड पर फिक्स होते हैं। फिक्स बीम में सपोर्ट कैसे होते हैं? बोथ इंड पर फिक्स रहते हैं, यानी सिंपली सपोर्टेड टाइप का ही होता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंटिन्यूअस बीम की विशेषता क्या है? तो मोर देन 2 सपोर्ट होता है कंटिन्यूअस बीम में, मोर देन 2 सपोर्ट। पॉइंट लोड को और किस नाम से जानते हैं? पॉइंट लोड को हम लोग जानते हैं कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। पॉइंट लोड को क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूडीएल का पूरा नाम क्या है? यूडीएल को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट में यूडीएल बोलते हैं। यूडीएल मतलब ऐसा समझ लीजिए, मान ली कोई बीम है, इस पर कंटिन्यूअस सेम लोड दिए, यहाँ से यहाँ तक लगातार सेम 2 किलो न्यूटन का मान ली डाल दिए लोड, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूडीएल, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सेम लोड यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक सेम लोड दिया हुआ है, उसको बोलते हैं यूडीएल। अब है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का शेप कैसा होता है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। कैसा होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड? देखिए बना के बताते हैं। मान लिया कि ये लोड है और लगातार यहाँ से बढ़ा रहे हैं लोड, ऐसा ये बढ़ते गया, तो ये हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, लास्ट आते आते बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ, तो हम लोग बोलते हैं इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, शेयर फोर्स की परिभाषा क्या है? शेयर फोर्स की परिभाषा ऊपर भी आया था एक जगह, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेक्शन, इसका होगा शेयर फोर्स का डिफिनेशन। बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा क्या है? बेंडिंग मोमेंट का परिभाषा है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड का फोर्स को अलजेब्रिक सम कर देना है, जोड़ देंगे, वो हमारा क्या निकलेगा? बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। प्रश्न है, बेंडिंग मोमेंट अधिकतम कब होता है? तो बेंडिंग मोमेंट अधिकतम कब हो जाएगा? व्हेन शेयर फोर्स इज 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऐसा कर सकते हैं शेयर फोर्स, एसएफ शॉर्ट में लिखे, शेयर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, यानी बीएम, ये लिख लीजिए सबसे अच्छा। यानी शेयर फोर्स बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट घटेगा, और बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा तो शेयर फोर्स घटेगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है? तो पॉइंट वेयर बीम चेंज साइन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्राफ्लेक्सर, यानी जहाँ उस पॉइंट को जहाँ बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो जाए उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थ्योरी ऑफ बेंडिंग में मटेरियल कैसा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक माना जाता है उसको। फिर प्रश्न है, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन में एम क्या दर्शाता है? एम दर्शाता है बेंडिंग मोमेंट को एम दर्शाता है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको जानकारी हो जाए कि नया वीडियो आ गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।